पत्रकार सामाजिक आर्थिक हर मामले में उनका अवस्थान, उनका पोजीशन समाज के अंदर में क्या है, इस विषय पर भी आप लोग चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ इन 3-4 चीज़ों को समावेशित करके चर्चा करने के उपरांत, इसके मंथन करने के बाद जो चीज़ आप लोगों का विचारों से निकलेगा, मैं समझता हूँ वे हमारे राज्य को भी आगे ले जाने के लिए और आप लोगों का भी स्थिति और परिस्थिति में परिवर्तन करने के लिए। और आज पत्रकारिता जगत, हमारे मंच में बैठे हुए कुछ वक्ता इस विषय को भी इंगित कर रहे थे कि जिस विषय को लेकर के हम पत्रकार कहीं कहीं समाज के अंदर में आलोचना का पात्र बन जाते हैं, उससे भी पीछे हटने के लिए, यानी आपको भी सतर्क करने के लिए मंथन के बाद कुछ चीज निकलेगा। और आने वाला समय में हमारे झारखंड के अंदर में इस पेशे से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। मैं इस अच्छे मार्गदर्शन के लिए आपको पहले ही धन्यवाद देता हूं, चूँकि आपके बीच कई माननीय विद्वान जो इस जगत के मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, आपके बीच पहुंचे हुए हैं, आपके जीवन के हर पहलुओं को बारीकी से और प्रायोगिक तौर पर जिसको अध्ययन भी किए हैं, देखी भी हैं, वे अपने विचारों को आप तक संप्रेषित करने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपका फोकस विशेष करके झारखंड के उन वादियों का, उन झीलों का, उन झरनाओं के प्रति है, उन जंगलों के प्रति है। यानी झारखंड पूरे देश और दुनिया में एक सुंदर स्थान के रूप में अवस्थित है। इन तमाम सुंदरता को हमने दुनिया के मानस पटल पर कैसे उजागर करें, कैसे स्थापित करें, यह भी एक विचार आपके मन में आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रचार और प्रचार तंत्र सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पूरा काल में भी प्रचार तंत्र एक ऐसा चीज था कि बिना प्रचार का समाज के अंदर में स्वीकृति पाना बड़ा मुश्किल है। अगर आपके अंदर कोई गुण है और वह गुण आप तक ही सीमित रह गया, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, तो मैं समझता हूं जो उसका जो अपेक्षित फायदा उस समाज को नहीं मिलता है। इसलिए प्रचार प्रसार का साधन और प्रचार प्रसार का माध्यम अत्यंत जरूरी है। हम एक अच्छे काम करते हैं, हमारा अच्छे कामों का अगर चर्चा समाज के अंदर नहीं होता है, चर्चा करने वाले नहीं होते हैं, तो मैं समझता हूं हमारे अंदर में अच्छा काम करने का जो प्रवृत्ति है, ये भी नष्ट हो जाता है। और ये संभव सिर्फ और सिर्फ आप तमाम प्रचार में काम करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं से संभव है। इसलिए मैं इस बात को कहा, जब तक तो कोई विषय का प्रचार नहीं होगा तो समाज में उस पर स्वीकृति भी नहीं मिलेगा, और जब स्वीकृति मिलेगा तो उसमें समाज को अपेक्षित लाभ भी मिलेगा। आपने बीड़ा उठाया है कि झारखंड पर्यटन के स्थल पर एक अव्वल राज्य के रूप में स्थापित हो सकता है। और झारखंड के अंदर में हमारे हाफिजुल साहब इस बातों को कह रहे थे, बिरिंची जी भी कह रहे थे, और हमारे पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी भी इस विषय को आपके बीच में रखते थे कि झारखंड के किसी भी जिला में आप चले जाइए, कुछ न कुछ वहाँ पर ऐसे विशेषता आपको मिलेगा जो आपके मन को आकर्षण करने की क्षमता रखता है। जब हम पर्यटन स्थल भ्रमण करने के क्रम में बाहर जाते हैं और बाहर हजारों किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जब उस स्थल पर हम पहुंचते हैं और वहाँ के लोग हमको वहाँ के श्रेष्ठ पर्यटक स्थलों में ले जाते हैं, आने के बाद हमारे मन में अनायास एक विचार आ जाता है कि काश झारखंड के उस जगह में हम होते, वो तो इससे कम सुंदर नहीं है। मैं इस बात को आपको इसलिए बोला कि हाल के दिनों में हमें भी विदेश जाने का मौका मिला था। हम लोग अफ्रीका गए थे, तो अफ्रीका के आक्रा घाना में एक पानी का बहुत बड़ा बांध है, वहाँ दिखाने के लिए हम लोगों को लेके गया।
तो हम लोग जितने सारे हमारे साथ हमारे आदरणीय रांची के विधायक सीपी सिंह जी थे, निरल पूर्ति जी थे और सारे लोग थे, तो टीम के अंदर हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि अगर हमारे राज्य अगर चाहे तो इस तरह का नहर या बांध को बांध सकते हैं और इस तरह का नौका विहार या पानीपत जहां से जहाज का आवागमन होता है एक जगह से दूसरा जगह, ये बनने का हमारे राज्य के अंदर में है। उसी तरह से वृंदावन गार्डन में जो वाटरफॉल का एक सिस्टम बना हुआ है, जाने के बाद लोग आकर्षित होते हैं, उस विषय को भी हम लोग जानते हैं कि ये भी अगर झारखंड में हम स्थापित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत सारा वैसा फल है जो झारखंड के फल का जितना ऊंचाई से पानी गिरने का काम होता है उससे भी कम है, लेकिन उस स्थान के लिए वही श्रेष्ठ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, ईश्वर ने झारखंड को एक ऐसा बनाया है जो हर चीज में, चाहे आप वन संपदा में जाएं, वन में जाएं तो आकर्षक स्थल आपको वन के अंदर में भी मिलेगा, आप पहाड़ पर्वत में जाएं तो वो भी आपको मिलेगा, आप किसी पूजा अर्चना के क्षेत्र में भी आप जाएं तो झारखंड में भी बहुत ऐसा देव देवियों का अवस्थान है जहां पर हजारों लाखों लाख लोग दर्शन करने के लिए बाहर से आना जाना करते हैं। मेरा कहने का मतलब है हर चीज से, जैसे आज हमारा परिचय बना हुआ है पूरा देश में और विश्व में कि झारखंड खान और खनिज का प्रदेश है। निस्संदेह झारखंड खान और खनिज का प्रदेश है, और खान और खनिज के अतिरिक्त बहुत ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम झारखंड को और बेहतर बना सकते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे ग्रामीण अंचल में एक गाना चलता है, उसका माने यह होता है कि जब बरसात के दिन में वर्षा होता है और वर्षा होने के बाद ऊपर ढलान से लेकर के नीचे तक वर्षा का पानी बह के जाता है, तो सबसे पहले उसका जो आर्थ क्रस्ट होता है जिसको हम पॉली मिट्टी बोलते हैं, यानी उर्वर मिट्टी जिसको बोलते हैं, उस उर्वर मिट्टी बह करके हमारे नीचे वाला जो प्रदेश है वहाँ बह के जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो श्रम शक्ति रखने वाला मजदूर है वे कहते हैं कि तुम पहले चलो और हम अपने श्रम को लेकर के फिर तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे, और जब तुम जाओगे और हम जाएंगे तो वहाँ सोना का फसल उगेगा और वे धन से परिपूर्ण होगा। यानी यहाँ पर ऐसा भी चीज है, यहाँ का आदमी हमारा इतना मेहनती है, इतना श्रमशील है और इतना उदार है, जी यहाँ काम करने की क्षमता भी प्रकृति ने यहाँ के लोगों को असीम दिया है। इस श्रम शक्ति का भी हम उपयोग अगर इस राज्य के हित में कर लें तो मैं समझता हूँ ये भी कम नहीं है। इसी तरह से आप जिस यहाँ के आदमी के व्यक्तित्व पर भी अगर जाएंगे तो आप देखेंगे दुनिया के दूसरे जगह में जिस तरह का आदमी होते हैं, उनके अंदर में जो गुण होता है उससे परे झारखंड के लोग हैं। यहाँ के लोगों के अंदर में छल चातुरी कपटता नाम की चीज नहीं है, सीधा साधा आदमी हुआ करते हैं। ये भी यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा संपदा है, बहुत बड़ा एसेट है, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ के लोगों का जो लाइबिलिटीज है, जीवन यात्रा है, यह भी अत्यंत सरल है। यहाँ के लोगों का खर्च इतना कम है कि अत्याधुनिक और आधुनिक जीवन यात्रा से ये बहुत दूर है। लेकिन इन तमाम विषय रहने के बावजूद भी आज सोचने के लिए एक विषय हम लोगों को विवश कर देता है कि इतना विषय रहने के बावजूद भी आज हमारे ललाट पर पिछड़ापन लिखा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे बुद्धिमान पत्रकार बंधु सारे लोग आज इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं, और आपके इस मंथन से एक ऐसा चीज मिलेगा कि झारखंड जिस विषयों को लेकर के जिस विषयों का संभावना झारखंड के उन्नति के लिए छिपा हुआ है, जिसको आज तक हमारे किसी ने उजागर करने का काम नहीं किया है, आपने इन तमाम विषयों को उजागर करने का बीड़ा अपने कंधे पर उठाया है।
मैं समझता हूँ आने वाला समय में आपका ये विचार मंथन से जो विचार निकल करके आएगा, इससे झारखंड निश्चित रूप से अगले पायदान पर खड़ा होगा। ये मेरा मानना है, ये मेरा विश्वास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पत्रकार और पत्रकारिता के साथ जो जो परेशानियां हैं, जो जो त्रुटियां हैं, जिन तमाम चीज़ों को लेकर के पत्रकार बंधुओं को फेस करना पड़ता है, इस विषय को भी हम लोग नहीं जानते, ऐसा विषय नहीं है। लेकिन कुछ भी विषय हो, हमारे विद्वान प्रोफेसर साहब इस विषय को बोल रहे थे, आपने पत्रकारिता करने के लिए किन्होंने आपको बाध्य किया था, किन्होंने किन के मजबूरी, किस मजबूरी के चलते आप इस पेशे को अपनाया है। मैं समझता हूं कि आप स्वतः स्फूर्त रूप से व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आप अपने हाथों में कलम जैसा चीज को आप हथियार के रूप में लिया है। और मैं समझता हूं कि परेशानियां लाख हो, लेकिन 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ माननीय मंत्री हाफिजुल साहब, माननीय मंत्री मिथिलेश साहब, विधानसभा के प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक भाई विरिंची नारायण जी, हमारे साथ मंच में बैठे हुए दोनों विद्वान, एक पद्मश्री अवार्ड से अवार्डेड श्री बलवीर दत्त जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में भी हैं, एक लेखक के रूप में भी परिचित हैं। इनका बहुत सारा किताब, यूट्यूब वाले भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, यहाँ जो बातें हुई, इन बातों को लोग पूरे झारखंड सहित पूरे देश में जान पाएंगे आपके माध्यम से। आप ही विभिन्न समाचार पत्रों में इसका मुद्रण करवाएंगे और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में इसका प्रसारण होगा कि ये कार्यक्रम झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से यहाँ कराया गया और पूरा हमारे राज्य के एक एक कोने के लोग जानेंगे। तो आपकी भूमिका पर्यटन को बढ़ावा देने में सबसे महती भूमिका है आपकी, सबसे अहम भूमिका है आपकी। और सरकार तो पूरी तरह से गंभीर है ही। सरकार हमेशा नए नए कदम आगे बढ़ा रही है। हमारी झारखंड में नई पर्यटन नीति भी लागू की गई है। बहुत सारे प्रोत्साहन के उसमें प्रावधान किए गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडी भी दी जानी है और जो बाहर से हमारे लोग आएंगे यहाँ पर्यटन में निवेश करने के लिए, उनको हर तरह की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है नई पर्यटन नीति में। और हमारा झारखंड वास्तव में अगर कहा जाए, क्योंकि हम पूरे देश के एक एक कोने को तो हम लोगों ने दर्शन जरूर कर लिया है इस उम्र में, और विदेशों के भी बहुत सारे पर्यटन स्थलों का दौरा का भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और हम जब विदेशों में भी जाते हैं कि जहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ का स्विट्जरलैंड है, ये फलाना है, ये, और वहाँ जब जाते हैं तो हम अभी दिल की बात बता रहे हैं आपको कि जब जाते हैं तो सहसा झारखंड की याद आ जाती है कि अरे यहाँ आए, इतना खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके आए हैं यहाँ घूमने के लिए। इससे रमणीक, इससे सबसे दर्शनीय तो हमारे जगह में झारखंड के हर एक जगह एक एक कदम पर हम जहाँ जाएं एक एक रमणीक स्थल, इससे अच्छे पर्यटन स्थल है हमारे राज्य में। और हम लोग इतनी दूर आए हैं यहाँ पर, तो कहने का मतलब है कि हमारा झारखंड, अगर हम सब मिलकर एक संकल्प लेकर आगे बढ़ें कि हमें झारखंड को एक पर्यटन स्थल के रूप में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में एक पहचान दिलानी है, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसमें नंबर 1 में हमारा झारखंड राज्य आ सकता है। क्योंकि हर तरह का यहाँ पे सभी कार्यक्रम एक्सप्लोर झारखंड के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हम सबके सम्मानित हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन मंत्री माननीय हाफिजुल हसन साहब, अभी
जिनका बहुत ही कह तो व्यवहारिक और बहुत एक गहराई तक दिल छाप छोड़ने वाला, जिनका अभी बहुत कम समय का मैंने वक्तव्य सुना, प्रोफेसर बलदेव राज गुप्ता जी, जो सीनियर मेंबर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं, और पद्म श्री बलबीर दत्त जी, चीफ एडिटर देश प्राण, हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिरंची नारायण जी, रांची के सीनियर एसपी श्री चंदन सिन्हा जी, श्री मनोज मिश्रा जी, और तमाम मंचस्थ अतिथिगण और बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ विभिन्न मीडिया समूहों से संबंध रखने वाले हमारे मीडिया के सभी साथीगण और आगंतुक अतिथिगण, आज बहुत सारे हमारे बीच विद्वज्ञ कहें तो बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई होंगी। मैं बहुत जो ज़मीनी बात है सिर्फ उसको बहुत कम शब्दों में यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ी पहल झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की है, जो एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। जो सोच हमारे झारखंड सरकार की है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की, कि जब हमारी सरकार का गठन 2019 में हुआ और उसी समय माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम झारखंड की पहचान बदलना चाहते हैं। झारखंड की पहचान सिर्फ यहाँ के माइंस मिनरल्स से की जाती है, जबकि उससे ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर्यटन की है। और यहाँ खेल कूद को, हर एक खेल में इतनी ऊर्जा है हमारे झारखंड के बच्चों में, एक कहे कि स्वाभाविक जन्मजात एक एनर्जी के साथ हमारे बच्चे यहाँ जन्म लेते हैं। तो हमें पर्यटन के रूप में और खेल के क्षेत्र में एक अलग पहचान हमारे इस राज्य को देना है, और उस पर निरंतर इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी सरकार निरंतर काम करती रही है। और एक आज नया अध्याय इसमें जुड़ने जा रहा है कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, पत्रकारिता, आज हमारे सारे विद्वान पत्रकार बंधुगण और झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन इसमें एक बहुत बड़े सहयोगी के रूप में सरकार के साथ जुड़ने का संकल्प, बिना किसी सरकार के एफर्ट के, सरकार ने कोई ऐसी कोशिश नहीं की और बिना किसी सरकार के एफर्ट के स्वतः स्फूर्त झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन इस मुहिम को आगे बढ़ाने में और इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने में अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़कर आया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का कि आपने इतनी अच्छी पहल, क्योंकि किसी भी राज्य को, देश को एक रास्ता दिखाना कि कैसे हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, हर क्षेत्र में मजबूत हो सकते हैं, इसमें पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अहम योगदान है। आपके माध्यम से ही सारी जानकारियाँ, आज हम यहाँ बैठे हैं, आज कोई भी बड़ा इनाम मान लीजिए उससे छोटा है। पुलित्जर वाज ए पर्सन, ही वाज ए बेसिकली हंगेरियन मैन। ठीक हिंदुस्तान की आजादी से 100 साल पहले उसका जन्म हुआ था, 1847 में उसका बर्थ है। 10 अप्रैल 1857 में वो पैदा होते हैं, 1847। उसके बाद उसने सारी कमाई, येलो जर्नलिज्म की जो आप बात करते हैं वो भी वही शुरुआत करने वाला था। येलो जर्नलिज्म वाज नॉट ए बैड थिंग अर्लियर। पॉलिटिक्स वाज द न्यूज, बाकी कोई खबरें नहीं होती थी। खबरें क्या थे पहले भाई? आज के संदर्भ में आज तक किसी ने ये नहीं किया व्हाट इज द फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ न्यूज क्या है, फिलॉसफी ऑफ जर्नलिज्म और फिलॉसफी ऑफ कम्युनिकेशन है क्या। हम थ्योरियां पढ़ा रहे हैं, लेकिन वेयर इज द फिलॉसफी बिहाइंड इट। तो
तो पुलिसर ने क्या किया, सबसे पहले उसने अपना अखबार खरीदा और उस अखबार के अंदर न्यूयॉर्क वर्ल्ड उसमें उसने शुरुआत की और काम करने लगे। पूरी राजनीति होती थी, अखबार बिकता ही नहीं था, राजनीति राजनीति राजनीति। वो खुद भी पॉलिटिकल आदमी था। Then he started how to make the circulation of the newspaper. मैं अखबार पढ़ा दूं, ऐसी कोई बात हो गया। जबरदस्ती क्यों पढ़वाते हो भाई किसी को, क्यों सुनाते हो अपनी कहानी? जबरदस्ती वाला काम किस काम का? आजकल लोग कहते हैं बच्चों को, यूरोप के अंदर तो बच्चों को थप्पड़ मारना, कान खींचना भी मना है। वहां विद्वान पैदा नहीं हुए क्या? तो ऐसी बात नहीं है। आप ये देखें पुलिस ने क्या किया, उसने का पॉलिटिकल चीजें खत्म की एंड ही स्टार्टेड टेकिंग द इश्यूज ऑफ द पब्लिक। और एक लाइन लिखी है बहुत बढ़िया, उसने लिखा है कि जब भी पतन होगा डेमोक्रेसी का और मीडिया का एक साथ होगा। डेमोक्रेसी रसातल को जाने लगेगी और मीडिया भी जाने लगेगा, और अगर इसके अंदर उत्थान होगा तो दोनों का एक साथ। ये एक खास बात लगभग लबाब निकाला पूरा कि डेमोक्रेसी और रिपब्लिक बोथ विल राइज एंड फॉल टुगेदर, दैट इज द फेट ऑफ द मीडिया। तो उन्होंने तीन सलाह दी। सबसे पहले उन्होंने कहा जितना पैसा आपके अंदर, वो अंधा भी हो गया था बेचारा, इतना पढ़ने लिखने वाला आदमी, एंड ही लेटर ऑन ही बिकेम ब्लाइंड एंड ही हैज गिवन ऑल द कितने मिलियन, 4,000 लाख मिलियन जो भी उसके ऊपर डॉलर थे, उसने शुरुआत की फर्स्ट टाइम इन अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक खोला के जर्नलिस्टों को ट्रेनिंग दी और पहला डिपार्टमेंट खोला कोलंबिया यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म। उन्हें सारी पूंजी वहां दी। दूसरा उसने कहा कि जो भी इसमें मेहनत करे वो पब्लिक इश्यूज को, उसने कहा कि मेन इशू दुनिया में रहेगा अंत तक झूठ और करप्शन, यही इशू रहेंगे और कोई इशू नहीं रहेगा। देख लीजिए, झूठ बोलेंगे लोग, सीक्रेसी बरतेंगे, गुप्तचरी दिखाएंगे, 420 करेंगे और उसको खोजना पड़ेगा। इट इज ए सर्च फॉर ए ट्रूथ। क्यों आए इस प्रोफेशन में भाई? इसने बुलाया तो नहीं था आपको। झूठ बोल के हम आधे घुसे हुए लोग, आधे आदमी झूठ बोलते हैं हमारे मीडिया में। ये घर की बात है इसलिए कह रहा हूं, इसलिए मैं इसको नहीं चाहता था कि माइक के बिना बोले तो अच्छा है। हमारी अपनी हैसियत क्या है? एक सज्जन आए, मेरे मित्र हैं, अभी जीवित हैं, एक बहुत बड़ी एसोसिएशन के भी वो हैं। वो लखनऊ में अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का, तो उसके अंदर कॉरेस्पॉन्डेंट रखे जा रहे हैं, जिले 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 तय हुआ गुरु कितने में संवाददाता, बहुत सारे संवाददाता रकम जो भी तय हुई। एक बहुत बड़े एडिटर थे दिल्ली के अंदर, और एक मेरा ही मित्र था, वो बाद में जब मैं अधिकारी बन गया तो आता था मेरे पास। तो वो कहा करते, इंद्र चाचा गुजराल साहब, जिनको इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्राइम मिनिस्टर में, तो हम उनको चाचा कहते थे। काफी उसमें बैठते थे, उनसे पैसा हम ले लेते थे, पीते थे कॉफी वॉफी से, उन्हीं के पैसों से पीते। ही वाज ए कारपोरेटर एट दैट टाइम। नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर थे इंद्र कुमार गुजराल साहब, और काफी हाउस में आगे बैठा करते थे। तो हम लोग लड़के से तो पहुंच जाते थे और बगल वाली टेबल पे बैठते थे, चाय लाओ चाय लाओ, चाचा चाचा बोलते थे। 3-4 लड़के बोले तुम रोज यार चूना लगा के चले जाते हो, तुम ऐसे बदमाश ही है। तो हमने ना देखिए, कल सर कॉफी नहीं पीएंगे, बोले क्या, कल खाली डोसा ही खाएंगे आप। लाइक दैट वी आर एंजॉयिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। Politician, police and press, if they three, अगर ये तीनों तय कर लें, half of the public problem will be solved. There will be a प्रॉब्लम हो सकती है, नेचुरल से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, रोग बीमारी हो सकती है। अगर ये तीनों मिल के तय कर लें
they will do welfare of the public. I think half of the problem will be solved in the world. ये पुलिसर का कहना है, मेरा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, बीच बीच में अपना वही बात में कर लेता हूँ, लेकिन उन लोगों का अनुभव था। उसने कहा कि ये पॉलिटिकल स्कैंडल, बदमाश, ये सब बैठे हैं, ये पुलिस इनकी हेल्प करती है। आज भी डराया जा रहा है, आज भी ब्यूरोक्रेसी को डराया जाता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम भी नहीं बचोगे, हम नहीं रहेंगे तो तुम भी नहीं बचोगे, और इनको साथ मिलाओ आप लोग। जिस दिन ये तीनों मिल जाएंगे उस दिन से आपकी डेमोक्रेसी रिपब्लिक सब खत्म हो। तीनों मिल ही नहीं पा रहे, तीनों मिले तो कहावत है। तो मैं तीनों प्रोफेसर को हल्की फुल्की बात, अभी बहुत गंभीर बातें हुई, मैं एक दो हल्की फुल्की बातें कहूँगा, मजाक में जो ह्यूमर उन्होंने अलाउ किया बलदेव सर ने, कि जो इन्वायरमेंट है, अब प्रेस से कोई बोलता है कि मैं प्रेस से हूँ, तो पहले लोग पूछते थे क्वेश्चन किस अखबार के हैं, अब पूछते हैं किस पार्टी के हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं। पॉलिटिशियन में जो करप्शन आया, तो अमेरिका में एक उदाहरण था। अमेरिका में एक सांसद, वहाँ कांग्रेसमैन बोला जाता है, वो सांसद से निकल के जा रहे थे, रास्ते में लुटेरा उनको जो है गन पॉइंट पे लिया, बोला अपना सारा पैसा दे दो। तो उन्होंने कहा तुम जान रहे हो कि मैं कांग्रेसमैन हूँ? कहा अच्छा, तो मेरा पैसा दे दो। मतलब पॉलिटिशियन के पास जनता का ही पैसा रहता है, और पुलिस के करप्शन के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, छपरा एक जगह है, वहाँ एक थाना प्रभारी के पास एक बिजनेसमैन पहुंचे कि मेरे दुकान के सामने वज्रपात, थंडरिंग हो गई और कपड़े की दुकान थी, आग लग गई, जल के राख हो गया है, इंश्योरेंस क्लेम के लिए एफआईआर करना है। थाना प्रभारी टाल मटोल करते रहे, बहुत प्रयास के बाद मारवाड़ी भाई बोले कि भाई क्यों नहीं एफआईआर कर रहे? तो बोला 50,000 रुपया लगेगा। तो बोला नहीं, इसमें कुछ तो करना ही नहीं है, ना अभियुक्त को खोजना है, ना कोई आपको गाड़ी का दौड़ाना है, ना तेल खर्च है, क्यों आप मांग रहे हैं? बोला रे पागल, जानता नहीं है वज्र कौन गिराता है? इंद्र भगवान। भगवान पे एफआईआर करेंगे ऐसे ही हो जाएगा। तो पुलिस के बारे में आप जानते ही हैं। थैंक यू। अब नहीं बदल रही है भाई, छोटा सा आग्रह करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, 15 ब्लड डोनेट करते हैं हमारे स्पीकर महोदय। अच्छी चीज़ है, ये जो अपना देनी पड़ेगी, बट शाम के साथ इस समाज को आगे बढ़ाने में, सही दिशा दिखाने में जो परिस्थिति अभी बनी है देश का, उस परिस्थिति में आप ही का जो कलम है, जिससे सच्चाई लिख करके आप समाज को बदल सकते हैं। अभी बहुत जगह का रिजल्ट भी देखे आप, इलेक्शन हुआ, प्रिंट मीडिया में वायरल हो रहा था, आजकल व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, बहुत सारी बातें आ रही थी, जा रही थी, और एक बहुत खराब दौर से हम लोग, अगर कहा जाए तो बहुत खराब दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। सारा नया एक्सपेरिमेंट इसी दौर में हो रहा है। पर्यटन के भी क्षेत्र में जब मैं उस विभाग का मंत्री हूँ,